हेलो एवरीवन, लेट अस स्टार्ट विद टुडेज न्यूज़पेपर द हिंदू में देखा जाए आज क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और आप लोग जो है पीडीएफ जो है वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। और वहीं पर जो है वीडियो का भी लिंक है, अगर बाय चांस कोई वीडियो स्किप हो जाए तो आप डायरेक्टली वहां से जो है वीडियो एज वेल एज पीडीएफ आप देख सकते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडेज न्यूज़पेपर द हिंदू में देखा जाए आज क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हार्डलाइनर टू हेड न्यू हांगकांग बॉडी, दिस इज इम्पोर्टेंट न्यूज। और हांगकांग में बहुत ज़्यादा जो है कह सकते हैं एक प्रोटेस्ट सा चल रहा है। और ये एक कह सकते हैं वायलेंस सा लिए हुआ है। और हांगकांग में प्रोटेस्ट है क्यों, पहले इसको समझा जाए कि ये इतना प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है। देखो, ये जो हांगकांग है यहाँ पर जो है अभी जुलाई में चाइना एक नया न्यू लॉ लेकर आया। अब ये न्यू लॉ जो है लाया गया, जब ये इम्प्लीमेंट हो गया तभी लोगों के सामने लाया गया। उसके पहले जो है इसका कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ पब्लिक के सामने। अब इस न्यू लॉ में था क्या प्रॉब्लम, इसमें यह है कि हांगकांग के लोग जो हैं उनको जो है चाइना का कोई भी लॉ जो है फॉलो करना होगा। और उसके अगेंस्ट जो है चाइना के अगेंस्ट वो अपना ओपिनियन भी नहीं दे सकते, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। और माने जस्ट लाइक अ स्लेव, ऐसी कंडीशन हांगकांग के लोगों की हो गई है। they cannot express their opinion against China। अगर इन्होंने ये सब कुछ किया तो ये जो न्यू लॉ आया है उसको इतना जो है हार्ड बना दिया गया है कि कोई भी प्रोटेस्टर होगा जो आवाज उठाएगा चाइना के अगेंस्ट, उसको जो है जेल में डाल दिया जाएगा फॉर द लाइफ टर्म इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा। ओके, और इवन जो है डेथ पेनाल्टी भी उसको दे दी जाएगी अगर उसका प्रोटेस्ट बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हुआ और लोगों को भड़काने वाला हुआ। सो इस तरीके का ऑपरेसिव टेंडेंसी जो है चाइना जो है हांगकांग में लेकर आया है। और वो भी इस एरा में ये चीज़ें आ रही हैं। ये चीज़ें हम लोगों ने पहले कब देखी थी ऐसा जो है, हम लोगों ने ब्रिटिश जब इम्पीरियलिस्ट रूल लेकर आया था तब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। पर अब इस एरा में 21st सेंचुरी में चाइना जो है हांगकांग के साथ ये सब कर रहा है। हांगकांग जो है ये जो है एक ये पहले इम्पीरियलिस्ट कॉलोनी हुआ करता था ब्रिटेन की। और ब्रिटेन ने जो है चाइना को जो है ये दे दिया था हांगकांग। ओके, और 50 इयर्स का रूल था, ये लगभग हुआ था 50 इयर्स के रूल के लिए दिया था। 1997 में ये चीज दोनों के बीच में हुआ था, ब्रिटेन और चाइना के बीच में। ओके, ट्रांसफर हुआ था। अब क्या है, ये सब सिचुएशन देखकर जो है ब्रिटेन ने डिसीजन लिया कि जो ओवरसीज पासपोर्ट जो हांगकांग के लोग हैं जो होल्ड करते हैं उनको ब्रिटेन जो है नागरिकता दे देगा, सिटीजनशिप दे देगा। बट ये चाइना ने कहा है कि ब्रिटेन से कि डू नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर ऑफ चाइना। ओके, सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। और ये है कि जो है इतना ज़्यादा सब्जुगेशंस, इतना ज़्यादा जो किसी को दबाना भी आज के एरा में इज़ नॉट गुड। बिकॉज चाइना के लिए एक प्रॉब्लम सा क्रिएट हो सकता है, बहुत सारे कंट्रीज इसके अगेंस्ट मेजर्स जो हैं वो ले सकते हैं। ओके, और हांगकांग का ये सब इतना एक न्यू लॉ लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो ये था कि जो है हांगकांग में जो है प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट सा शुरू हो गया था। और इसीलिए जो है न्यू सिक्योरिटी लॉ चाइना को लाने की ज़रूरत पड़ गई वहाँ पे। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, देखते हैं कि वो क्या है। एंड दैट इज जीएस थर्ड से रिलेटेड ये टॉपिक है, इंडिया वुडंट इम्पोर्ट पावर इक्विपमेंट्स फ्रॉम चाइना। अब जो है इंडिया ने ये डिसाइड करा है कि अब ये पावर इक्विपमेंट्स भी नहीं लेगा। अभी क्या था, इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं वो इंडिया नहीं लेगा। अब पावर इक्विपमेंट्स के लिए भी इंडिया ने बायकॉट करना शुरू कर दिया है चाइना को। और ये रीज़न दिया है कि बिकॉज इट विल बी वल्नरेबल टू द साइबर अटैक्स। और इक्विपमेंट्स इंडिया जो है ना तो चाइना से लेगा और ना ही वो पाकिस्तान से लेगा।
ओके। अभी तक जो है लगभग 71,000 करोड़ जो है हमारे पावर इक्विपमेंट्स जो हैं चाइना से आते थे, और 20,000 करोड़ अदर इक्विपमेंट्स आते थे। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हम चाइना से जो है इक्विपमेंट्स इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अब इस पे पूरा बैन लग जाएगा, और इससे क्या होगा, जो भी जो है इक्विपमेंट्स इंपोर्ट हो रहे हैं उनका जो है ये देखा जाएगा कि ट्रोजन जो है मालवेयर तो नहीं, बिकॉज ये ट्रोजन अगर मालवेयर आ गया तो ये आपके सिस्टम को, अगर आपके सपोज मोबाइल में भी आ गई, व्हेन आई हैव फेस दिस प्रॉब्लम, ट्रोजन वायरस मालवेयर आने से क्या होता है कि पूरा आपका सिस्टम जो है आपके कंट्रोल से हट जाता है, और यू आर नॉट, अपने आप एप्लीकेशंस डाउनलोड होने लगती हैं और आपका मोबाइल एकदम बेकार हो जाता है। यू नीड टू चेंज दैट मोबाइल। ओके, सो other topic है, with economic measures India seek to turn tables on China। अब जो है चाइना ने, देखो पावर वाला तो हटा ही दिया, अब चाइना ने ये, इंडिया ने ये भी डिसाइड करा है कि अब रोड प्रोजेक्ट्स जो है, जो भी चाइना की कंपनी है उनको नहीं दिया जाएगा। ओके, तो कोई भी रोड प्रोजेक्ट नहीं दिए जाएंगे, और जो अभी भी चल रहे थे, जो भी चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह, उसको अच्छे से, या फिर नए प्रोजेक्ट्स अगर बाई चांस आ जाते हैं, वैसे तो देना ही नहीं है, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन पे जो है क्या, जो है हमारी गवर्नमेंट जो है उसकी स्क्रूटनी करना शुरू कर देगी। और अभी रिसेंटली अभी आने वाला है 5G ट्रायल, तो उसमें भी डिसाइड करा है कि चाइना को इस चीज़ से हम बाहर रखेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड इससे इफेक्ट क्या होगा कि इससे जो है चाइनीज जो कंपनीज हैं उनको बिलियन ऑफ डॉलर्स का लॉस हो जाएगा। और जो है अगर और ये सारे मेजर्स लिए क्यों जा रहे हैं कि चाइना ने अभी क्या है कि आपने देखा ही होगा कि जो गलवान वैली में अपना जो एंक्रोचमेंट करना शुरू कर दिया है, वहाँ पे कैंप्स लगाने शुरू कर दी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू कर दी, जो कि अलाउड नहीं है। तो इंडिया का ये कहना है कि जब तक आप जो है अपना जो अप्रैल का जो स्टेटस को है, जो पोजीशन है, आप वहां तक नहीं जाते हो, तब तक आपसे ये सारे ट्रेड टाइज जो हैं एकदम खत्म होने के उस पे आ जाएंगे। ओके, अब ऐसा इंडिया कर रहा है और चाइना ने कहा है कि ये WTO के अगेंस्ट है, वगैरह वगैरह बहुत सारे रीजंस जो है दिए थे चाइना ने। बट अगर हम चाइना का देखें तो चाइना भी बहुत सारे इकोनॉमिक्स काउंटर मेजर्स लेता आया है डिफरेंट कंट्रीज के अगेंस्ट, जैसे कि साउथ कोरिया के अगेंस्ट लिया है, जापान के अगेंस्ट लिया है, एज वेल एज फिलीपाइंस के अगेंस्ट लिया है। और साउथ कोरिया का एग्जाम्पल देखा जाए तो साउथ कोरिया ने जो है से के साथ 2016 और 17 में एकदम बाइकआउट कर दिया था चाइना ने। क्यों? बिकॉज सियोल ने जो है, जो कि एक साउथ कोरिया इज अ कंट्री जो कि फ्रेंडली रहता है यूएस के साथ। ओके, तो साउथ कोरिया ने जो है यूएस से जो है एक हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल सिस्टम मंगाया, और चाइना को लगा कि इट विल रिस्क, जो सिक्योरिटी है उसको रिस्क में डाल देगा। तो और अगेंस्ट चाइना के अगेंस्ट जो है कुछ ना कुछ एक्शन ले सकता है सियोल, तो एकदम ट्रेड टाइज एकदम बंद कर दिया। अब और जो है इवन जो है जो कोरियंस थे जो आना चाहते थे टूरिज्म के लिए, उनको भी आने से एकदम मना कर दिया गया था। इसके बाद क्या हुआ कि जापान के साथ देखते हैं, जापान के साथ जो है चाइना ने क्या करा, रेयर अर्थ एलिमेंट जो भी की इंग्रेडिएंट होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का, उसका जो है ट्रेड टाइज, उसका एक्सपोर्ट जो है जापान में बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जो है जो डिस्प्यूटेड ईस्ट चाइना सी आइलैंड है, डियाओसेओ करके जो आपने देखा है लास्ट, उसमें मैंने आपको वीडियो में बताया था। तो उसमें आप उस जो कॉन्फ्लिक्ट एरिया चल रहा है उस पे अपनी अथॉरिटी और जापान के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए जो है रेयर अर्थ मटेरियल ही देना बंद कर दिया। अब फिलीपाइंस के साथ भी डिस्प्यूट हुआ, वही साउथ चाइना सी में स्कारबोरो शोल से रिलेटेड डिस्प्यूट था। अब क्या हुआ कि फिलीपाइंस से भी चाइना ने अपना जो इम्पोर्ट्स ऑन बनानास था उसको जो है बंद कर दिया, बनाना ही नहीं लेंगे हम आपके।
और इंडिया देखा जाए तो टिकटॉक का बहुत ज़्यादा जो है बिगेस्ट मार्केट है, और टिकटॉक के बैन होने से चाइना को बहुत लॉस हुआ। लगभग 5.8 मिलियन जो है इसकी अर्निंग है, और सबसे मेजर अर्निंग जो है इंडिया से ही आ रही थी। ओके, सो इस तरीके से इकोनॉमिक काउंटर मेजर्स जो है इंडिया भी ले रहा है। और बट देखा जाए, अगर चाइना ने भी, जैसे मैंने आपको बहुत सारे प्रीवियस वीडियो में बताया कि चाइना के ऊपर इंडिया डिपेंड है, किस लिए? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए, एपीआई जिसको बोलते हैं। लगभग 70 to 90% जो है हमारा चाइना से आता है। अगर चाइना ने इसका एक्सपोर्ट बंद कर दिया तो हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, कि जो बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ें हैं, बेसिक कह सकते हैं दवाइयाँ हैं, जैसे आइब्रोफेन हो गई, उसको कैसे जो है लिया जाएगा, ओके, कैसे बनाया जाएगा। उसके बाद सो दीज आर द थिंग्स। इवन जो है अब इंडिया ही नहीं, बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज हैं, बहुत सारे अदर कंट्रीज हैं जो चाइना के साथ अपने इकोनॉमिक टाइज को एक या तो कम करना चाहते हैं या फिर टोटली बंद कर रहे हैं। यूके गवर्नमेंट ग्रुप लेड बाय भारती विंस बिड फॉर बैंकरप्ट OneWeb। OneWeb जो है एकदम डिफॉल्टर हो गया था, तो इसके साथ यूके गवर्नमेंट ने जो भारतीय इंटरप्राइज के साथ जो है OneWeb को खरीद लिया है। और OneWeb जो है इट विल बी अ ग्लोबल, ये ग्लोबल सैटेलाइट है, एंड इट विल प्रोवाइड इनहेंस ब्रॉडबैंड को फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा, साथ ही साथ जो है हाई स्पीड भी देगा और लो लेटेंसी वायरलेस ब्रॉडबैंड प्रोवाइड कराएगा, स्पेशली टू द रूरल एरियाज। और इसके साथ जो है फर्स्ट सॉवरेन स्पेस कैपेबिलिटी यूके के पास आ जाएगी। सो OneWeb क्या है? यू नीड टू लर्न दिस थिंग, ओके। और जीएस थर्ड में एडिटोरियल पेज पे केवल ये टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है, रीसेट रूरल जॉब पॉलिसी, रिकॉग्नाइज वुमेन वर्क। इसमें क्या है कि अभी क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जो है देख सकते हैं कि हम लोग वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स की सिचुएशन देख रहे हैं, बट अगर उसको भी हम बाइफरकेट कर दें तो एक होगा वुमेन वर्कर, ओके, एक हो गए रूरल वर्कर। अब यहाँ पे हम वुमेन वर्कर के लिए फोकस करने वाले हैं इस पूरे टॉपिक में, ओके। और देखा जा रहा है कि बहुत ही लिटिल अटेंशन पे किया जाता है वुमेन वर्कर के लिए, और कोई भी पॉलिसी ऐसी स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं डिज़ाइन करती है गवर्नमेंट, ना ही कोई इतना प्रोग्राम है कि वुमेन वर्कर को असिस्ट करने के लिए। और जो गवर्नमेंट का डेटा है उसमें देखा जाए तो जो है लगभग 70% ऑफ द वुमेन जो है वो कैजुअल वर्कर्स में आती हैं, एंड दे हैव लॉस्ट देयर जॉब आफ्टर द लॉकडाउन। और 59% मैन हैं, ओके। सो ये चीज़ हैं, और अगर देखा जाए तो कंडीशन किसकी वर्स ज़्यादा है, दैट इज़ वर्स, जो वुमेन वर्कर हैं उनकी कंडीशन ज़्यादा वर्स्ट है, ओके। प्री कंडीशन कोविड-19 सिचुएशन का देखा जाए कि उस समय कैसे इन लोगों का कंडीशन हुआ करता था वुमेन वर्कर का। तो फाउंडेशन फॉर एग्रीकल्चरल स्टडीज़ इसने अपना एक डेटा दिया है, एंड नेशनल लेबर सर्वे होता है, ओके। उसमें ये बोला गया कि लगभग क्वार्टर ऑफ एडल्ट रूरल वुमेन है वही जो है वर्कर के उसमें जो है कंसिडर करी जाती हैं, ओके। बट ये डेटा उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर हम टाइम देखें कि कितना टाइम एक वुमेन जो है दे रही है फील्ड में, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। अगर देखा जाए तो वुमेन ज़्यादा जो है फील्ड में देती हैं, और वो उसी अकॉर्डिंग जो है ऑलमोस्ट ऑल वुमेन comes under the definition of the worker in the harvest season में, ओके। अब प्राइसेस ऑफ रूरल रेगुलर एम्प्लॉयमेंट को देखते हैं। रूरल वुमेन जो बहुत ज़्यादा, पहली बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा फेस करती हैं रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की क्राइसिस। सेकंड क्या चीज़ है कि जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा है, ओके। ज़्यादातर वुमेन जो है ऑल सेक्शन की जो है वर्क करती हैं, ओके।
कुछ ही जैसे हो गया बहुत रिच फैमिली की हो गई वहाँ के गाँव की, तो वही औरतें जो है ज़्यादातर काम नहीं करती हैं, और दे इवन पार्टिसिपेट इन द पेड वर्क। ओके, पेड वर्क में भी वो पार्टिसिपेट करती। थर्ड फीचर ये क्या है कि कुछ यंगर वुमेन्स है, जैसे कि आजकल की जनरेशन की वुमेन है, वो जो है एग्रीकल्चर में काम नहीं करना चाहती हैं, एंड दे प्रेफर टू नॉन एग्रीकल्चरल वर्क। ओके, और जो ओल्डर वुमेन है वो जनरली दे प्रेफर इन द मैनुअल लेबर। फोर्थ फीचर क्या है? फोर्थ फीचर ये है कि जो है वेज अगर देखा जाए तो वेज डिफरेंस जो है मैन और वुमेन में वो बहुत ज़्यादा है। गैप अगर देखा जाए तो नॉन एग्रीकल्चरल टास्क में जो है मेल और फीमेल वेज में बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है। ओके, और वुमेन की अगर वर्क डे देखा जाए, पूरे दिन में वो कितना काम करती हैं, कितने आवर्स काम करती हैं, तो लगभग एक वुमेन का अगर काउंट करा जाए तो 60 आवर्स वर्क वीक है उनका। ओके, बिकॉज अगर देखिए उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है एंड केयर वर्क है जो कि कभी काउंट ही नहीं करी जाती है, जैसे कि क्लीनिंग हो गया, कुकिंग हो गया, चाइल्ड केयर हो गया, एल्डरली केयर हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वुमेन कर देती हैं, बट दे आर नेवर काउंटेड। कोई भी उसका समझता ही नहीं है कि कितना एफर्ट वो लोग कर रही हैं। कभी कभार क्या होता है, वर्किंग लेडीज होती हैं, वो घर का भी काम करके जाती हैं, बाहर का भी काम कर जाती, पर हार्डली कोई नोटिस करता है कि हाउ मच दे आर कंट्रीब्यूटिंग, और हाउ मच अपना वो जो कह सकते हैं कि वर्क आर दे रही हैं, और अपना टाइम कितना निकालती हैं अपने खुद के लिए। ओके, हाँ, और जो है फिर लॉकडाउन एंड जॉब्स अगर देखा जाए तो लॉकडाउन में जो है कितना इफेक्ट पड़ा इनके जॉब्स के लिए। देखो कुछ रेन फेड एग्रीकल्चर होते हैं, अब उनको जो है उस समय तो मार्च और मई में तो कुछ इतना जॉब मिलता नहीं है। अब कुछ इरिगेटेड एग्रीकल्चर टाइप ऑफ होता है एग्रीकल्चर। उसमें क्या होता है कि हार्वेस्ट ऑपरेशन जो है, जैसे कि राबी क्रॉप का है, वीट इन नॉर्दर्न इंडिया, ये बेसिकली क्या होता है, मैकेनाइज होता है, तो इसमें भी वुमेन की इतनी हेल्प नहीं ली जाती है। कुछ अदर हार्वेस्ट ऑपरेशन है, जैसे कि वेजिटेबल्स वगैरह का हार्वेस्ट करना, तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर फैमिली लेबर्स का ही हेल्प से हार्वेस्टिंग हो जाती है, हायर लेबर्स कम लिए जाते हैं। बिकॉज अभी क्या है कि फियर ऑफ इन्फेक्शन है, इसलिए अपने घर के बच्चों बच्चों सब हर फैमिली मेंबर जो इन्वॉल्व रहता है इन सब चीज़ों में। ओके, इसके बाद ये है कि जो है एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इन एक्टिविटीज़, जैसे कि एनिमल रेयरिंग हो गई, फिशरीज हो गई, इसमें तो अभी एकदम अलाउ ही नहीं था, तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा भुखमरी की सिचुएशन में आ गए थे। और कुछ लोग जैसे गोट है, चिकन्स है, वो बिकना ही बंद हो गए थे। तो ये भी चीज़ें जो है जिसका इन सब चीज़ों का ना ज़्यादातर वुमेन का ही पार्ट होता है, तो अब उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब कुछ लोग जो है जैसे कि कुछ लोग जो है जैसे कि मिल्क वगैरह ये इन सब में डिपेंड रहती हैं घर की लेडीज, तो अब लोगों ने मिल्क भी लेना बंद कर दिया था लॉकडाउन वगैरह टाइम में। ओके, कंस्ट्रक्शन वर्क जो है बहुत दिनों तक बंद रहा। हाँ, तब तो इसमें भी वुमेन लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ओके, और जैसे कि मनरेगा वाला वर्क है वो लेट अप्रैल तक चला ही नहीं, बहुत बाद जो है ये हुआ कि नहीं, जो भी काम है मनरेगा से होगा, डिपार्टमेंट्स को ये टास्क बाद में दिया गया। तो ये सारी सिचुएशन जो है एक वुमेन को एकदम क्रिटिकल फेस में लेकर आ गई। ओके, और देखा जाए तो ये जैसे आशा वर्कर्स हो गई, और मिड डे मील में जैसे जो लेडीज खाना बनाती हैं, तो इनकी सर्विस ली जाती है, बट दे आर नॉट रिकॉग्नाइज एज वर्कर्स, या फिर इनको रेगुलर वेज कुछ नहीं दिया जाता है। बल्कि ये 90% ऑफ द वुमेन जो है, जो आशा वर्कर्स है, वो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स है, पर इतना उनको बेनिफिट नहीं मिलता है वेज का। ओके, अब क्या है कि ये सारी सिचुएशन, अब देखो लॉकडाउन टाइम में क्या है, पूरी फैमिली घर पर है ना, कोई ना बच्चा स्कूल जा रहे हैं, ना कोई ऑफिस, या फिर कह सकते हैं खेत पे भी कोई इंसान इतना नहीं जा रहा था। अब पूरी फैमिली घर पे आपको टेक केयर करना है, तो इंसान के पास
वुमेन के पास अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे उतना बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। अब क्या है कि ये सारी सिचुएशन देख के एक नया रोड मैप जो है वो गवर्नमेंट को बनाना चाहिए। वो क्या है, वो ये है कि वुमेन स्पेसिफिक आप स्कीम लेकर आए जिससे कि वुमेन को जो है फ़ायदा मिले, और उनके लिए जो कोई एक नया ऑक्यूपेशन टाइप सा क्रिएट करें, जिससे कि जो है वुमेन ऑक्यूपेशन बेस्ड हो। जैसे कि हो गया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हर गांव में एक हो जाना चाहिए, जिससे कि वहाँ के औरतें जो हैं उनको जो है कोई ना कोई काम मिल जाए, जैसे कि मास्क बनाने का हो जाए, या फिर पीपीई किट बनाने का हो जाए, है ना। इस तरीके के अगर जो है हर विलेज में जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है खुल जाएंगे तो एक बहुत ज़्यादा जो है हेल्प मिलेगी। और जो है वुमेन जो है इक्वल पार्टनर्स देखना चाहिए। हमारी सोसाइटी पैट्रियार्कल है और वुमेन के कंट्रीब्यूशन को इतना नहीं समझती। ऑफिस जाना इज नॉट समथिंग यू आर डूइंग, माने आप नहीं कह सकते कि हम ही इकोनॉमी में कर रहे हैं। वुमेन जो कर रही है वो भी अगर इकोनॉमिकली काउंट करा जाए तो बहुत ज़्यादा है। ओके, डू यू लॉन्चेस न्यू स्कूल अंडर, ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है, और ये दोनों टॉपिक इम्पोर्टेंट, लाइक लेट्स सी क्या है। ओके, डी यू ने वो जो है स्किल इनहेंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये डीएस सीड क्या है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम। ओके, इसमें क्या है, फैकल्टीज फ्रॉम साइंस हो गई, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ये एड्रेस करेंगी, सिचुएशन देखेंगी और किस तरीके से इस पेंडेमिक टाइम में जो है हम इंटीग्रेटेड वे में जो है स्टूडेंट्स को एजुकेशन दे सकते हैं, ये सब एनालाइज होगा। ओके, इसके बाद गवर्नमेंट लॉन्चेस ई पोर्टल फॉर स्कूल चिल्ड्रेन। ई पोर्टल को, ये लीड क्या है, व्हाट इज लीड, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम। लीड इज लर्निंग थ्रू ई रिसोर्स मेड एसेसिबिलिटी फॉर दिल्ली। ओके, इसमें क्या है कि जो है दिल्ली गवर्नमेंट दैट कंटेन्स 10,000 इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होगा, और कोर्स जो है 1 to 12 के स्टूडेंट के लिए, क्लासेस के लिए होगा। और पोर्टल्स जो है एक क्रिएट होगा जिसमें कि स्टूडेंट्स जो है बुक्स को एक्सेस कर सकेंगे, स्टडी मटेरियल देख सकेंगे, और अपना जो कोर्स कंटेंट है या सीबीएसई, एनसीईआरटी या दिल्ली गवर्नमेंट का, उस अकॉर्डिंग जो है वो अपना कोर्स कंटेंट अपना पढ़ सकते हैं। ओके, और डिजिटल क्यूआर कोडेड टेक्स्ट बुक होंगी, एक्सप्लेनेटरी वीडियोस भी होंगे उसमें, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, एज वेल एज उसका इवेल्युएशन भी होगा। गवर्नमेंट विल बी शेयरिंग इट्स टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऑन द दीक्षा प्लेटफॉर्म पे भी करेगी। दीक्षा प्लेटफॉर्म है क्या, यू हैव टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, और इससे क्या होगा कि एक जो है एक एक्सपीरियंस जो भी इससे आएगा वो एंटायर कंट्री में शेयर होगा। ओके, जिससे कि और लोग भी इसका फायदा उठा सकें। मूविंग ऑन टू द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, व्हाट एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक, ये टॉपिक कवर करते हैं। और इसमें क्या है कि वैक्सीन जो है कैसे डेवलप होती है, कैसे स्टेजेस से गुजरती है, इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस दिया हुआ है। देखा जाए तो लगभग 4 years लगते हैं, एक वैसे तो डिकेड्स लगते हैं। ओके, कि एक किसी वैक्सीन को जो है उसमें लाने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए। और अगर देखा जाए तो HIV इतने साल पहले डिटेक्ट हो गया था, बट अभी भी वो फेज 3 में है। फेज 3 ऑफ क्लिनिकल ट्रायल क्या है, ये आज आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। ओके, वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलप्ड वैक्सीन कौन सी हो गई, मम्स की हो गई। ओके, सो जो है अब कहना है कि यूएस के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज का ये बोलना है कि जो है हो सकता है कि लगभग 1 साल लग जाए, 1.5 year लग जाए कि हम जो है वैक्सीन को डेवलप करने में। ओके, अब बिकॉज दिस इज अ वेरी एम्बिशियस टारगेट है, इतना इमरजेंसी सिचुएशन है, इसलिए हो सकता है कि बहुत जल्दी ज़्यादा और इंटेंसिव वे में जो है रिसर्च चले, और अप्रूवल मेथड को अगर थोड़ा सा हम
थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना देंगे तो जल्दी से वैक्सीन आ सकती है। स्टेज 1 कौन सी होती है? वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है। हाँ, और इसमें क्या है कि पहले तो है कि किस तरीके का वो वायरस है कि बैक्टीरिया है क्या, ये चीज़ें ढूँढनी पड़ती हैं। बट अभी क्या हुआ है कि चाइना ने जो है अभी जेनेटिक सीक्वेंस जो है ग्लोबली शेयर कर दिया है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। वी ऑल नो इट इज़ अ टाइप ऑफ अ वायरस। और मॉडर्ना ने जो है ये आरएनए टेक्नोलॉजी पे अपनी जो है वैक्सीन डेवलप करने का सोचा है। इसमें जो है जेनेटिक इंस्ट्रक्शन जो है वो इंजेक्ट होंगे टू ह्यूमन सेल्स, और एक प्रोटीन सा क्रिएट होगा जो कि वायरस को फाइट करने में हेल्पफुल होगा। बट दिस इज स्टिल अनप्रूवन टेक्नोलॉजी। स्टेज 2 कौन सी होती है? ये प्री क्लिनिकल स्टेज होती है। इसमें क्या होता है कि जो भी वैक्सीन है ये टेस्ट करी जाती है कल्चर्स, सेल कल्चर्स और एनिमल्स के ऊपर। और वो पहले क्या कर रहे थे, जो वायरस होता है इसको जो है इनएक्टिवेट कर दिया जाएगा। जैसे कि पोलियो में क्या क्या होता है, जब पोलियो वाली वैक्सीन देते हैं तो उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं, और जो जेनेटिक सीक्वेंस है उसके पार्ट्स को निकाल लेते हैं। और इसका फिर देखते हैं कि उसके इम्यून जो है रिस्पांस में, जैसे कि माइस में टेस्ट करा तो इसके इम्यून रिस्पांस में क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर जो है इसने हार्म कर दिया इस माइस को, तो जो है फिर से वो स्टेज 1 के उसमें आ जाएगी और रिसर्च करी जाएगी, और लगभग इसमें 2 से 3 साल लग ही जाते हैं। और इसके बाद जो है आती है स्टेज 3। ये हो गई क्लिनिकल ट्रायल। इसमें क्या है कि इस स्टेज में एंटर होने के बाद लगभग जो है 90 मंथ्स तक लग जाते हैं। 90 डेज नहीं है, यहाँ पे 90 मंथ्स हैं। ओके, सो आप समझ सकते हो कितना टाइम लगता है। अब इसमें फेज 1 है। इसमें क्या है कि स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को दे दिया जाएगा, वैक्सीन दिया जाएगा, और लगभग 3 महीने तक ये चीजें होंगी। ओके, और एंड साइंटिस्ट मेजर एंटीबॉडीज इन देयर ब्लड्स, कैसे एंटीबॉडीज डेवलप हो रही हैं ये चीज देखा जाएगा। फेज 2 में क्या है, ये जो है 6 to 8 मंथ्स की होती है, और इसमें 100 ऑफ पीपल को वैक्सीन दी जाती है। अब इसमें क्या देखा जाएगा, रिएक्टोजेनिसिटी देखा जाए, मतलब एबिलिटी टू प्रोड्यूस कॉमन एडवर्स रिएक्शन क्या आ रहा है। फिर इम्यूनोजेनिसिटी देखा जाएगा। इसका मतलब क्या है कि उस पर्सन का इम्यून रिस्पॉन्स कैसा है, कि वो वायरस के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स दिखा भी पा रहा है कि नहीं, और सेफ्टी को देखा जाएगा। ओके, और इसके बाद डिफरेंट वेरिएबल्स को जो है डिफरेंट एज ग्रुप्स को वैक्सीन दी जाएगी, जिससे कि जो है उस पे भी डेटा जो है कलेक्ट हो सके। और जो है अभी क्या है कि मॉडर्ना टुक लगभग 63 डेज टू रीच द क्लिनिकल ट्रायल्स। ओके, सो इसके बाद आता है फेज 3। इसमें क्या है 6 to 8 मंथ्स का होता है। इसमें लार्जर पॉपुलेशन को जो है वैक्सीन दी जाती है। इसके बाद आता है स्टेज 4। कौन सा है? रेगुलेटरी फेज आता है। इसमें जो है लगभग 10 मंथ्स लग जाते हैं इसके अप्रूवल के लिए, लेकिन ये फास्ट ट्रैक प्रोसेस हो गया ड्यू टू द इमरजेंसी सिचुएशन जो भी चल रही है। ओके, इसके बाद आता है स्टेज पे जो कि मैन्युफैक्चरिंग है। इसमें जो है बहुत इमेंस रिसोर्स चाहिए, मतलब आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, बिकॉज मिलियन ऑफ डॉलर्स रिक्वायर्ड, रॉ मटेरियल, साइंटिफिक एक्सपर्टीज, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। फिर क्वालिटी कंट्रोल। वैक्सीन इज मॉनिटर्ड बोथ बाय द रेगुलेटर एंड द मैन्युफैक्चरर, जिससे कि एक क्वालिटी सी बनी रहे उसकी मेडिसिन की। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, एंड दैट इज इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल पेज पे देख लेना, अ डिफरेंट ट्रैक। ये टॉपिक जो है ये जो है जो अभी आपने देखा होगा कि रेलवेज ने पैसेंजर ट्रेन्स का जो है प्राइवेट कंपनीज आ सकती हैं और अपनी पैसेंजर ट्रेन्स ऑपरेट कर सकती हैं। ओके, लगभग 151 न्यू ट्रेन्स आएंगी, बट इसमें ये समझना है कि कैसे क्या बेनिफिशियल रहेगा क्या नहीं रहेगा, और कितना इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है ये चीज़।
ओके। प्राइवेट ऑपरेटर्स क्या है कि विल हैव टू पे फिक्स हॉलेज चार्जेस देंगे, एनर्जी चार्ज देंगे, और एक ग्रॉस रिवेन्यू जो है बेड के थ्रू जो है वो होगा, बिड लगाई जाएगी, ग्रॉस रेवेन्यू कितना दे सकता है कौन से कंपनी, ये पहले ही जो है सेट हो जाएगा, उसके बाद जो है उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। अब क्या हुआ कि इससे जो है अब प्राइवेट सेक्टर जो पार्टिसिपेशन है पैसेंजर ट्रेन में भी हो जाएगा। ओके। और एक स्लॉट टाइम दिया जाएगा, और ये स्लॉट टाइम जो है बिड के टाइम ही डिसाइड कर दिया जाएगा कि इस टाइम आपकी ट्रेन रन करेगी। बट सेवरल इश्यूज हैं जो कि अभी अनएड्रेस्ड हैं, जैसे कि रेलवेज हमेशा की क्या है, क्रॉस सब्सिडी देता आया है लोगों को। अभी क्रॉस सब्सिडी कैसा है, जैसे कि कुछ फ्राइट ट्रेन्स होती जो गुड्स कैरिंग ट्रेन्स होती हैं, उनसे जो इसने अर्न करा रेवेन्यू वो पैसेंजर लोगों को दे देते हैं जो उसमें ट्रेवल कर रहे हैं। और उससे क्या होता है कि थोड़ा सा किराया जो है पैसेंजर ट्रेन का कम हो जाता है। बट अब ये कॉस्ट प्राइसिंग कैसे करेंगे प्राइवेट सेक्टर वाले, बिकॉज उनको compete भी करना है मार्केट में। और अगर हाई फेयर रहेगा तो लगभग जो है वो एयरलाइंस के कंडीशन में आ जाएंगे, मतलब इतना हाई फेयर कि एयरलाइंस के बराबर होना तब तो कोई फिर यूजफुल है नहीं। तो देबरॉय कमेटी, ये कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना है, इट इज रिलेटेड टू रेलवेज। ओके। इसने पॉइंट करा कि देर विल बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो रहेगा ही। ओके। और सो और आई राकेश मोहन कमेटी। राकेश मोहन कमेटी का व्यू था, देखो हमारा जो अगर देखा जाए नेशन जो है इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द सोशल वेलफेयर कंसर्न। तो अगर हम देते हैं ऑफ प्राइस फेयर इंक्रीज हो गया तो दे विल बी नो यूज। ओके। बट एक अपॉर्चुनिटी है, एक नई अप्रोच है, तो उसको कितना एक्सप्लोर करा जा सकता है और फ्रेमवर्क में कैसे ट्यूनिंग करी जा सकती है, इस चीज को थोड़े साल तक देखा जाएगा। एंड मूविंग ऑन, देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, डीकपलिंग फ्रॉम चाइना, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। एंड इसमें क्या है कि जैसा कि बोल रहे हैं कि ट्रेड जो टाइस है चाइना से ख़त्म कर दिए जाएंगे, बट इसका क्या है ये चीज़ समझ लेते हैं थोड़ा बहुत। देखो अगर देखा जाए तो जो है इंडिया जो है एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। ओके। और ये इसका कह सकते हैं कि मेजर शेयर और हाईएस्ट अर्निंग है इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, वर्ल्ड नोन है। ओके। अब जो है बाई चांस हम जो है इकोनॉमिक टाइज जो है चाइना से ख़त्म कर दिया तो अब क्या प्रॉब्लम आएगी, इस चीज़ को समझते हैं और क्या दूसरे कंट्रीज कर रहे हैं इसमें, ये चीज़ इस टॉपिक में कवर्ड है। देखो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ फिनिश ड्रग्स इन द वर्ल्ड। बट ये फिनिश ड्रग के फेज में पहुंचने से पहले हमें कुछ इंटरमीडिएट गुड्स भी चाहिए एक ड्रग को बनाने के लिए। अब उस इंटरमीडिएट जो गुड्स हैं उसको क्या बोला जाता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि एपीआईज हैं। अब एपीआईज की सप्लाई कहाँ से आ रही है, ये आ रही है चाइना से। तभी हम जाके जो है हम जितना सप्लाई लेते हैं फिर उसको मैन्युफैक्चर करते हैं और दूसरे कंट्रीज में बेचते हैं और हम थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन जाते हैं। ओके। लगभग कितनी आ रही है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की सप्लाई, 70% जो है आती है फ्रॉम चाइना। ओके। जैसे कि और कहीं कहीं 100% भी है, वो कहाँ से है, जैसे पैरासीटामॉल हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, ये हम कंप्लीटली हम इसकी सप्लाई चाइना से ही मंगवा रहे हैं। ओके। अब इसको जो है अगर बैन कर दिया इंपोर्ट ऑफ एपीआईज तो शायद लगभग $40 बिलियन रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू फार्मास्यूटिकल्स। ओके। सीवियर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंडिया फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन हो जाएगा, लगभग 20 बिलियन वर्थ ऑफ एनुअल एक्सपोर्ट।
इसका जो है प्रोडक्शन का लगभग इतना जो है कम हो जाएगा। इम्पैक्ट वुड बी स्पेशली हाई कहाँ होगा, जो लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज है उन पे ज़्यादा देखने को पड़ेगा, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज से जो हैं वो लगभग 50% ऑफ द मेडिसिन के टर्म्स में जो है इंडिया पर ही जो है सप्लाईज पे डिपेंड रहते हैं। और क्या है कि जो है पॉइंटिंग टू द अर्लियर ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्ट देखा जाए कि कैसे एकदम से नहीं, धीरे धीरे फेज बाय फेज लाना है। और हमने ये प्रोसेस कब से शुरू कर दिया था, पहले देखो 80 to 90% जो है हम 1970 में डिपेंड रहते थे, अब जो है 50% हो गया, 80s में हो गया, 23% अभी के फेज में है। तो धीरे धीरे देखा जाए कि डाउनफॉल ही हो रहा है वहां से एपीआई इंग्रेडिएंट्स मिलाने से। ओके, अब डोमेस्टिकली ओन जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो जो है कैसे, देखो जो है बाहर से मंगाना तो बंद किया, कम कर दिया, पर फिर भी जो है जो डोमेस्टिकली ओन जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी, उन्होंने टेक ऑफ नहीं करा। हो सकता था कि वो कर सकते थे, पर उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी जो है ग्रैब्स नहीं करी। 1970 में इंडियन पेटेंट एक्ट आया, जिसने जो है इंडिया की जो इंडस्ट्री है उसको एक ग्रोथ सी प्रोवाइड करी। इसके बाद फेरा आ गया, फिर न्यू ड्रग पॉलिसी आ गई। इसने जो है धीरे धीरे जो है इंडिया को जो है एक कह सकते हैं वर्ल्ड रिनाउंड कंट्री बना गया इन टर्म्स ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ओके, अब क्या है कि इंडिया को जो है जैसे कि कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए इंक्लूडिंग रेमडेसिविर के लिए एक कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो बना सके। एपीआई जो है मोस्ट नोटेबली जो है यूएस में भी होता है, चाइना से इंपोर्ट होता है। तो यूएस ने भी डिसाइड करा है कि वो सेल्फ रिलायंट हो जाएगा और यूएस चाइना ट्रेड वॉर जो है ये सब चलती रहेगी। बट क्या हुआ है कि यूएस हैज एक्सक्लूडेड फार्मास्यूटिकल एंड सम अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम टैरिफ इंक्रीज। तो यूएस ने, जो कि वहाँ पे यूएस में कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए जो है फार्मास्यूटिकल में जो है टैरिफ जो भी आ रहा है एपीआई प्रोडक्ट, उस पे जो है टैरिफ इंक्रीज नहीं होगा। और जो है इसके बाद डिमेक्साथेसोन है, जो स्टेरॉइड विच यूके ने बोला है कि इसका सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होना कर रहा है कोविड पेशेंट के ट्रीटमेंट में। तो ये सारी ड्रग्स जो हैं ये तभी बन पाती हैं जब हम एपीआई जो है चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो शॉर्ट रन में जो है एकदम से बाइकआउट करना चाइनीज प्रोडक्ट को, इट इज़ नॉट गुड। बट हाँ, लॉन्ग टर्म में हमें स्ट्रेटेजिकली जो है प्रूडेंट वे में जो है चाइना से जो है इंपोर्ट करना जो है रिड्यूस कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।